चीज है, व्हेन वी आर यंग वी लूज हेल्थ टू गेन वेल्थ, एंड व्हेन वी आर ओल्ड वी लूज वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। सो ये एक बड़ी विडंबना है, और ये सबके साथ है। WHO भी यही मानता है कि जब हम जवान होते हैं तो हम पूरी जवानी लगा देते हैं पैसा कमाने में, और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं या हम जब ओल्ड हो जाते हैं तो हम पूरा कमाया हुआ पैसा लगा देते हैं दोबारा से वो वेल्थ कमाने में, लेकिन वो आती नहीं है। एक बार जो चली गई वो चली गई। व्हाट इज हेल्थ एग्जैक्टली? बीमार न होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। हेल्दी होने का मतलब क्या है? बेसिकली आप फिजिकली हेल्दी हैं, आप मेंटली हेल्दी हैं, आप सोशली हेल्दी हैं, आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, और आप फाइनेंशियल हेल्दी हैं। मैं इन 5 चीजों के ऊपर बात करूंगा तो बहुत सारा टाइम इन्हीं पे लग जाएगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे बहुत सारे डिस्कशंस किए जा सकते हैं। आज हम आपसे फिजिकली हेल्थ को कैसे फिट रखा जा सकता है उसके ऊपर थोड़ी बात करने वाले हैं। कैसे क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड मेंटल, अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका मेंटल लेवल भी काफी ठीक रहता है। एक अच्छे शरीर के अंदर ही एक अच्छे दिमाग का निर्माण होता है। सोशल हेल्थ की बात करें तो आपका जो एरिया है पैसा कमाने के चक्कर में या बहुत सारी और चीजों के चक्कर में सोशली क्रिटिसाइज, कंडेम्ड और आपके बारे में जो नेगेटिविटी दी जा रही होती है उसके भी बहुत सारे असर होते हैं, लेकिन आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हम फिजिकली हेल्दी कैसे रख सकते हैं अपने आप को और अपने परिवार को। चैलेंजेस क्या हैं एक अच्छी हेल्थ के? आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं खुद आपको पढ़ के बता देता हूं। लैक ऑफ फाइबर, हमारे डाइट में फाइबर नहीं रहा है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, आप सबको पता है। फाइबर ना होने की वजह से क्या होती है, जो हमारा डाइजेशन है वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा उसे रहना चाहिए। फाइबर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, कोलेजन्स बनाने में हेल्प करता है और बहुत सारी हेल्प करता है। हाई इंटेक ऑफ साल्ट एंड शुगर, बहुत ज्यादा नमक हम खाते हैं टेस्ट की वजह से, शुगर का इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो गया है। उस शुगर को बनाते टाइम पे, नमक को बनाते टाइम पे किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है हमें खुद पता नहीं होता। लैक ऑफ वैरायटी, जिन जिन वैरायटीज की जरूरत होती है हमें खाने में, जिन वैरायटीज की वजह से हमारे खाने में वो सारे विटामिन और मिनरल्स आ जाने चाहिए वो नहीं है। ओवर कुक्ड फूड, बहुत ज्यादा कुक्ड फूड हो जाता है तो जिसकी वजह से उसके जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो फ्रेजाइल होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। फास्ट फूड आज की डेट में बहुत चलन हो गया है, लाइफ ही फास्ट पेस हो गई है, उसकी वजह से फास्ट फूड का चलन है। फास्ट फूड के अंदर एक स्पेशली टेस्ट, अलग से टेस्ट पैदा किया जाता है और वो एक ऐसा टेस्ट होता है जिसकी वजह से हमें आदत लग जाती है, हमारा बार बार मन करता है। आपने कभी मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया होगा, उस बर्गर के अंदर एक येलो कलर का एक सॉस जैसा कुछ डाला जाता है। आप अगर देखेंगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं है, ना वो खट्टा है, ना वो नमकीन है, ना वो मीठा है, वो एक अलग टेस्ट है। और वो टेस्ट नया डेवलप किया गया है, और वो टेस्ट इसीलिए डेवलप किया गया है कि उसकी हैबिट लोगों को हो जाए, और एक बार अगर हम वो खा लेते हैं तो बार बार उसको खाने का हमारा मन होता है। पैक्ड फूड होने की वजह से उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिनकी वजह से उसका जो बेसिकली जो जिस तरह से बनाया गया उसी पोजीशन में आपको पहुंचे वो टेस्ट खराब ना हो उसका, और उसकी वजह से उसके और कई सारे साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जीएमओ सीड्स, जो सीड जिस फॉर्म में परमात्मा ने यानी नेचर ने बनाए थे वो उस फॉर्म में नहीं रहे हैं, उन सीड्स को डेवलप करके चेंज कर दिया गया है, उनके डीएनए को छेड़ दिया गया है और उनके अंदर हमें बहुत ज्यादा पैदावार चाहिए। आप देखिए आज से करीब 20 साल 30 साल पहले आपके घर में अगर टमाटर के पेड़ हुआ करते थे तो एक टमाटर के पेड़ पर करीब 15 या मैक्सिमम 10 या 15 टमाटर लगते थे, लेकिन आज एक टमाटर के पेड़ पर 40-50 टमाटर भी लग जाते हैं। पेड़ वही है, उस पेड़ का सीड बदल दिया गया। आप कैप्सिकम देखेंगे तो पहले एक पेड़ के ऊपर अगर 8 कैप्सिकम लगती थी तो आज 40 कैप्सिकम लगती हैं। उसी तरह से हमारे हर सीड को चेंज कर दिया गया, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उनको तोड़ दिया गया, उनके साथ छेड़छाड़ हो गई। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, हरित क्रांति के रूप में इन 3 चीजों का इन्वॉल्व हुआ और इनकी वजह से हमें पैदावार बहुत ज्यादा चाहिए थी। उस पैदावार के चक्कर में क्या हुआ, हमने इतना ज्यादा केमिकल इन्वॉल्व कर दिया, केमिकल इन वाटर, केमिकल इन एयर, केमिकल इन फूड, केमिकल इन वेजिटेबल, एवरीवेयर इतना केमिकल इन्वॉल्व हो गया जिसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम केमिकल खा रहे हैं या विटामिन खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं या वेजिटेबल खा रहे हैं। कुकिंग मीडियम, हमारा जो कुक करने का जो मीडियम है, बेसिकली हर सब्जी के अंदर और हर फल के अंदर अपना ऑयल और अपना वाटर होता है उस सब्जी को कुक करने के लिए जो जरूरी होता है, लेकिन हमें टेस्ट चाहिए होता है, हमें तली हुई क्रंची, बहुत सारा ऑयल, रिफाइंड, हमें पता भी नहीं होता रिफाइंड के बारे में। मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। इनफैक्ट रिफाइंड जिस तरीके से बनाया जाता है अगर आप बनता हुआ देख लें तो कभी आप उसको ना खाएं। जो प्रोसेस करने का जो प्रोसीजर है हमारा, जिस टेम्परेचर पर हम उसे पकाते हैं, वहां पर वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हैं। एंड यूटेंसिल्स, जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं,
चाहे वो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, चाहे वो हमारे घरों में नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सारे बर्तनों के अंदर उस तरह के पार्टिकल्स छूटते हैं और वो जो वेजिटेबल्स और जो कुकिंग मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं उस सब के अंदर इस तरह की केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं कि उसकी विटामिन्स मिनरल्स के अंदर उनके डीएनए तक से छेड़छाड़ हो जाती है, जो बॉडी में जाके फायदा करने की बजाय नुकसान करते हैं। बहुत सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। ईट ऑन द रन, भागते हुए खाना, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है। स्किप मील्स, बहुत सारे खाने छूट जाते हैं हमारे। स्ट्रेस, अब जिंदगी में ऐसा कौन है जिसको स्ट्रेस नहीं है? पोल्यूशन, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, टाइम ही नहीं है सब एक्सरसाइज के लिए। तो डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल, यानी हम जब सोना चाहिए तब जग रहे हैं, जब जगना चाहिए तब सो रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारी पूरी बॉडी मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। हैवी इंटेक ऑफ कैफीन, बहुत ज्यादा कैफीन चाय या कैफीन कॉफी के द्वारा लेते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग्स, ये भी हमारी बॉडी पे बहुत सारा कई सारे मेटाबॉलिक रेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड मेडिकेशंस, बहुत सारी दवाइयां हम ले रहे हैं, वजह चाहे जो भी हो। ये दो ऐसे फंडामेंटल हैं आपके सामने जिससे यहाँ बैठा हुआ हर आदमी सफर कर रहा है। आप में से शायद ही कोई होगा जो इन सारी चीजों से सफर नहीं कर रहा होगा। अब क्या चाहते हैं हम चाहते हैं हेल्दी रहना, और हेल्थ के रास्ते के ये चैलेंजेस हैं। अब इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करें? इसको ओवरकम करना इतना इजी नहीं है, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल के बारे में, और वो फंडामेंटल है EARN। ब्लू कलर से जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है EARN, मतलब क्या? अगर आप हेल्थ को चाहते हैं तो आपको इसे कमाना पड़ेगा। दुनिया में हर चीज कमाई जाती है, बिना कमाई हुई चीज की वैल्यू नहीं होती, वो बेकार हो जाती है। अगर आज के बाद आप अपनी हेल्थ को अर्न करना शुरू कर दें तो ये आपको वैल्यू देगी, ये आपको फिट रखने में आपको सपोर्ट करेंगे। चार फंडामेंटल, और ये चार फंडामेंटल क्या कहते हैं? डेली एक्सरसाइज, आपकी बॉडी को डेली टोन होने की जरूरत है, सेल्स को टोन होने की जरूरत पड़ती है, और वो काम आप डेली एक्सरसाइज से कर सकते हैं। बहुत सारे रीजन है एक्सरसाइज करने के, एक सिंपल रीजन बता देता हूं। अगर आप सुबह 20 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मिनिमम 20 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं सुबह या शाम के टाइम, दोनों टाइम आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है, और उस एक पर्टिकुलर हार्मोन बनता है जो आपको पूरे दिन हैप्पी रखता है, और उसकी वजह से सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, सारे हार्मोन्स गवर्न होते हैं। तो आपके हार्मोन डिसऑर्डर अगर आपको है, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी स्टिफनेस है या कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, तो उसका एक बड़ा रीजन एक्सरसाइज है। चाहे जैसे भी निकालें, लेकिन एटलीस्ट 25 मिनट इन मॉर्निंग, 25 मिनट इन इवनिंग, जरूर एक्सरसाइज करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठ के सूर्य नमस्कार करें, थोड़े योगा करें, थोड़ा चहलकदमी करें, थोड़ा अपने कमर की थोड़ी एक्सरसाइजेस करें। सेकेंड इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप किसी चीज के बारे में सकारात्मक होकर सोच रहे होते हैं तो आपका सेल ब्रेन एक्साइटेड हो रहा होता है, और पॉजिटिविटी की वजह से वहां एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होती है, और आप हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसा, इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। हमारी जो बॉडी है वो बॉडी बेसिकली कोशिकाओं से बनी है। ये हमने सबने 5 और 6 क्लास में सबने पढ़ा है, 5th और 6th क्लास में। तो हमारी बॉडी का जो आधारभूत स्तंभ है वो लास्ट में क्या है? सेल। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताना भी चाहूंगा, यहाँ पे अभी कुछ स्लाइड और मैं दिखा देता हूं उसके बाद। तो बेसिकली सेल को भी अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी, एंड एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और हर सेल की एक वाइब्रेशन है। आपकी होल बॉडी की भी कुछ वाइब्रेशन है। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 70 अरब सेल पाई जाती हैं, और हर सेल की एक वाइब्रेशन है। फाइनल सारी की सारी सेल्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को अगर डिकोड कर लिया जाए और उनको प्लस करके डिवाइड बाई 70 अरब कर दिया जाए तो एक फाइनल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकल आएगी इस बॉडी की, जो सोल फ्रीक्वेंसी होती है। और जब भी कोई बीमारी हमारी बॉडी में एंट्री करती है तो बीमारी एंट्री करने से पहले उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर ऑर्गन की उन सेल्स की वाइब्रेशंस लोअर लेवल पे आती हैं। जैसे एग्जांपल से अगर मैं समझूं तो कोविड जो वायरस है, इस वायरस की जो वाइब्रेशन है वो 5 हर्ट्ज पर सेकंड के बराबर है, और हमारी बॉडी की अगर हम वाइब्रेशन देखें तो वो 28 के आसपास होती है। तो अगर मुझे कोविड अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी साइनस ग्लैंड, मेरी नेजल, मेरा लंग्स की वाइब्रेशंस लोअर लेवल पे आई हैं। तो क्या जितने लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है सबकी आई होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन तो सबको होगा, जो भी संपर्क में आएगा उसके एंट्री में वो बॉडी में एंट्री करेगा, लेकिन वो किसी को कामयाब होता है, किसी को कामयाब नहीं होता है। जैसे
कोविड को हटा देते हैं, जुकाम ले लेते हैं, फ्लू ले लेते हैं। अगर एक हॉल के अंदर 40 लोग बैठे हैं और उनमें से एक पर्सन को फ्लू है, तो विद इन नेक्स्ट 10 टू 20 मिनट सारे के सारे लोगों को वो फ्लू हो जाना चाहिए। लेकिन किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो अटैक तो हर एक की बॉडी पर कर रहा है, बट जिसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना के उसको डिफेंस दे दिया है, वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है। जिसकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाई है, उस पर वो अटैक करके अपने हमले में कामयाब हो रहा है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्टेड कर रहा है। इन्फेक्शन की वजह से वो ऑर्गन खराब हो रहा है। अगर आप किसी तरह से अपनी बॉडी की वाइब्रेशंस को हायर लेवल पर रख सकते हैं, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी के वायरस से या बैक्टीरिया से डिफेंस अपनी बॉडी को दिला सकते हैं। और उसमें बड़ा रोल प्ले करता है ये पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे होते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हायर लेवल पे होती हैं। और जब आप नेगेटिव एटीट्यूड से किसी चीज को देख रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी बॉडी की सेल्स की वाइब्रेशंस लोअर लेवल पे आ रही होती है। खाने के बारे में कहा जाता है कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी फूड खा रहे हैं, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हर खाना एनर्जी में ही कन्वर्ट होना है। और अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी खाना खा रहे हैं, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो आपका ऑब्जेक्टिव है हैप्पी रहना। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन हार्मोन बना। एंडोर्फिन हार्मोन आपको पूरे दिन हैप्पी रखेगा। आपने एटीट्यूड पॉजिटिव रखा तो भी आप हैप्पी रहे। हैप्पी रहने से आपकी होल बॉडी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेंगी हायर लेवल पर, हायर फ्रीक्वेंसी लेवल पर, तो आप बीमारियों से लड़ने में अपने आप को काफी सक्षम पाओगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट के लिए देखिए दोनों चीजें पहली बड़ी जरूरी हैं। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं, एटीट्यूड के बारे में एक छोटी सी बात ये जरूर कहूंगा कि जो होना था वो हो चुका, वो हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट डू आई नेक्स्ट, अगर आप फोकस करेंगे आगे मैं और क्या बेस्ट कर सकता हूं, तो आप हमेशा अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक, होपफुलनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट का मतलब है अगर आपका एक्सरसाइज हो रहा है और एटीट्यूड पॉजिटिव है तो नींद भी अच्छी आएगी। सो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप आपको चाहिए। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गुड न्यूट्रिशनल डाइट। न्यूट्रिशनल डाइट का मतलब क्या है? आप जो खाना खाते हैं उस खाने में क्या आपको वो सारे तत्व मिल पा रहे हैं जो मिलने चाहिए? ऑल फूड कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स, all food contain nutrients, but all nutrients are not present in one food group. हर फूड कंटेंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन केवल कोई एक ऐसा फूड ग्रुप नहीं है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हों। अब आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जब हमें लगता है कि यार आज हमारा खाना इतना प्रॉपर नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तो हम सप्लीमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं, जो वे प्रोटीन्स खाते हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, एंड हॉर्लिक्स और चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या बच्चा पैदा होता है उसके घर में, वो चालू चीजें चालू हो जाती हैं। आज हम यहाँ से बात करेंगे कि सप्लीमेंट की जरूरत होती क्यों है। ईच बाइट वी टेक डिटरमाइन हाउ वी लिव टुमारो। हमारी हर बाइट डिसाइड कर रही है कि हम कल कैसे जिएंगे। हेल्थ इज ए डेली कंसर्न, एब्सोल्युटली। अगर हम डेली इसको ध्यान रखेंगे तो ये डेली का कंसर्न बन जाएगा। अगर आप डेली ध्यान नहीं रखेंगे तो एकदम से इतनी बीमारियां बन के सामने आ जाएगा कि आप उसे संभाल नहीं सकते। सप्लीमेंट प्रमोट वेल बीइंग। सप्लीमेंट का रोल होता है आपके खाने को कंप्लीट कर देना। बेसिकली उस खाने में जो गैप आ गया है, ये सिर्फ उस खाने को कंप्लीट कर सकते हैं। फिल द न्यूट्रिशनल गैप, उस गैप को फिल कर सकते हैं। प्रिवेंट एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज, जो बहुत महंगे हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। टू इंप्रूव इम्यून सिस्टम, आप सप्लीमेंट की मदद ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सप्लीमेंट बेसिकली कैसे लें। अब मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या सप्लीमेंट लें, किसका सप्लीमेंट लें, कौन सा सप्लीमेंट लें, ये समझ नहीं आता है। जब ये समझ नहीं आता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ हेल्प करूंगा आपकी बॉडी एनाटॉमी को समझने की, ये जो मैंने बातें की हैं अभी तक इनको थोड़ा सा और क्लियर करने की, और इनके माध्यम से आपको शायद कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो उनको हम बाद में लेंगे। बेसिकली जो बॉडी है, इस बॉडी को चलाने के लिए हम खाते हैं खाना। इसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा सारी चीजें क्लियर हो जाएं। हम बॉडी को चलाने के लिए खाना खाते हैं। खाना हम बेसिकली 2 तरह का खाते हैं। एक ऐसी चीजें जिन्हें हम ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और कुछ चीजें ऐसी जिन्हें हम कम मात्रा में खाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, सप्लीमेंट का रोल क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। सो खाने से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 3, आप सबने पढ़े होंगे। प्रोटीन्स,
फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 2, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब ये पांचों न्यूट्रिएंट्स बॉडी में पहुंचते हैं तो एक प्रोसीजर होता है और इस प्रोसीजर को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये दोनों ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें से फाइनल जो पार्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज बॉडी में जाके बर्न होता है। ग्लूकोज के बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है सेल के अंदर। सेल के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है और हम कौन हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड। हम क्या हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, शक्ति ग्रह जिसे कहते हैं, और वहां हम एनर्जाइज होते हैं, हम काम करने लग जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो एक बार जो सेल बनी है वो परमानेंट रहती है? एक सेल एक टाइम के बाद डेड हो जाती है और उसकी जगह न्यू सेल बनती है। न्यू सेल बनाने के लिए स्पेशली कुछ 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है जो मिलके इस न्यू सेल को बनाने में सपोर्ट करते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन ये है कि जब हमारी बॉडी में जो सेल है वो सेल डेड हो गई, उसकी जगह नई सेल बन गई। जब नई सेल बन गई तो वो ऑर्गन नया बन गया, और जब वो ऑर्गन नया बन गया तो बीमारी क्यों रह जाती है उस ऑर्गन के अंदर? लेट अस सपोज किसी का लिवर खराब है और उस लिवर की सारी सेल्स एक टाइम के बाद डेड होती चली गई, उसकी जगह नई सेल बन गई। बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। तो उस ऑर्गन ने ही नया बन जाना चाहिए, वो ऑर्गन अभी भी बीमार क्यों है? उसके 2 मेजर रीजन हैं। पहला रीजन, जो वजह थी जिस वजह से वो ऑर्गन इफेक्टेड हुआ था वो वजह बॉडी में अभी भी मौजूद है, और जिन जरूरी एलिमेंट्स की जरूरत थी उस सेल को प्रॉपर बनाने के लिए, वो जरूरी एलिमेंट जो 5 जरूरी फूड कंटेंट थे वो उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी के नहीं मिले जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी के मिलने से उस सेल ने एक हेल्दी सेल बन जाना था। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग हेल्दी सेल। और वो डिपेंड करती है हमारे खाने के ऊपर। अगर हमारे खाने में वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो चाहिए थे हमें और जो प्रोटीन चाहिए था, जिस क्वांटिटी और जिस क्वालिटी का चाहिए था, अगर उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी का मिल जाता तो वो ऑर्गन प्रॉपर बन जाता, और अगर वो प्रॉपर ऑर्गन बन जाता तो हम एकदम से फिट हो जाते। इसका मतलब हमारा जो पुराना आयुर्वेद कहता है कि प्रॉपर डाइट से आप किसी भी बीमारी को आने से रोक सकते हैं। अब जो चैलेंज है वो मैंने अभी जो बात की है, फास्ट पेस लाइफस्टाइल चैलेंज है, फूड के जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस हैं, केमिकल इन्वॉल्व हो गया है वो भी एक चैलेंजेस है, स्ट्रेस रहना एक चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अब हम इन चैलेंजेस में से अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं? तो मैंने बात की EARN। तो EAR 3 आपके हाथ में है जो आप डेली रूटीन में आप अपने घर में कर सकते हैं। जो 4th पॉइंट है, ये जो हमारा जो फाइनल पॉइंट है कि इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी अगर अच्छी हो जाए तो हमारी सेल प्रॉपर बन सकती हैं। प्रॉपर सेल बनने से प्रॉपर टिश्यूज बन सकते हैं, प्रॉपर टिश्यूज बनने से हमारे ऑर्गन न्यू हो जाएंगे और हमारी बॉडी ही न्यू हो जाएगी। पहले के लोग कैसे 100 साल तक जी लेते थे हेल्दी? पहले के लोगों को बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट प्रॉपर थी। क्योंकि आज जो सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ी है वो क्यों पड़ी है? क्यों हमें बार बार आज से, क्या ये वायरस, क्या ये बीमारियां आज से 20, 30, 40 साल पहले नहीं थी? क्या ये वायरस नहीं आते थे? आते थे। लेकिन मुझे याद है जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस में था आज से करीब 20 साल पहले, और मेरा ट्रेनिंग चल रहा था और मैं फादर के साथ अपने हॉस्पिटल में होता था, तो हम देखते थे कि आज से 20-25 साल पहले वायरल फीवर 3 दिन में ठीक हो जाता था। मतलब वायरल तो था, वायरस तो थे, वायरस बॉडी में एंट्री भी करते थे, लेकिन बॉडी एक डिफेंस देती थी। इसको समझिएगा थोड़ा सा, बॉडी कैसे डिफेंस देती है। जैसे ही कोई वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है, हमारी बॉडी का काम है उसको रिकॉग्नाइज करना। पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, WBCs होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, उनका पर्टिकुलर काम है, वो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये वायरस कौन सा है, और सिमिलर सेना खड़ी कर देती हैं जो सेना के साथ फ्रेंडली बिहेव करके उसे डिफेंस दे देती है और उसे एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती हमारी बॉडी को। दैट इज द रोल ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो पहले क्या होता था, 3 दिन में ही उस वायरस को रिकॉग्नाइज करके वो एंटीबॉडीज बना दी जाती थी।
ये टाइम बढ़ के 5 दिन हुआ, टाइम बढ़ के 7 दिन हुआ, ये टाइम बढ़ के 14 दिन हुआ है। अभी आप देख रहे थे कि जो पर्टिकुलर वायरस जो बहुत परेशान कर रहा था, ये 14 दिन का टाइम ले रहा था बॉडी से रिकॉग्नाइज करके, 14 दिन के अंदर अंदर वो एंटीबॉडीज बना पा रही थी। अगर बॉडी बना पा रही है तो, और जिसकी बॉडी किसी भी वजह से उन एंटीबॉडीज को बना ही नहीं पा रही, उस केस में वो वायरस इतना प्रबल होता जा रहा था कि वो लंग्स को खोखला कर दे रहा था। लंग्स एक बैलून की तरह से थे, उनमें होल हो गए थे और वो बेकार होते जा रहे थे, इसलिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती थी, रेस्पिरेशन दिक्कत आती थी, और उसके बाद फिर वो लिवर और किडनी और सबको डैमेज करता चला जाता था। उस पर कितने सारे एक्सपीरियंस है और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है और भगवान करेगा जल्दी उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और मिलता चला जा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो उसको तो मेडिकल तरीके से ही निपटा जाएगा, लेकिन क्या हम हमारी बॉडी को ऐसी कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो ही नहीं, और अगर किसी भी वजह से हो जाए तो हमारी बॉडी एक प्रॉपर डिफेंस देके उस वायरस को नेस्ते नाबूद कर दे, उसका कोई असर ही ना होने दे, और अगली बार जब वो वायरस आएगा तो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडी। वैक्सीनेशन क्या करती है? सेम काम वैक्सीनेशन करती है। वैक्सीनेशन के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर वही वायरस, डेड वायरस हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और तुरंत एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। आपको वैक्सीन लगने के 2 से 3 दिन के अंदर फीवर आना, बॉडी एक होना, ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, उस वायरस को रिकॉग्नाइज कर रही है और एंटीबॉडीज बना रही है, और 2 से 3 दिन में वो सब ठीक हो जाता है। लेकिन जब सीधा सीधा वायरस आता है तो क्या होता है? तो हमारी बॉडी को पहचान ही नहीं है। आज मैं एक अभी बात कर रहा था, कोई मुझसे कह रहा था सर ये वैक्सीनेशन क्या होती है, तो बहुत सिंपल शब्दों में मेरे को जवाब आया उसका कि एक पहलवान को, रेसलिंग पहलवान को सिखा दिया गया है रेसलिंग में कैसे कैसे कुश्ती कैसे लड़ी जाती है, बॉक्सिंग कैसे की जाती है। वैक्सीनेशन लगने का मतलब है आपको दाव पेच सिखा दिए गए हैं, और अब आप अगली बार जब पहलवान आपके सामने आएगा तो आप लड़ पाएंगे, एटलीस्ट नॉकआउट जोन में नहीं जाएंगे एक पंच मारते ही। लेकिन अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो आपकी बॉडी की सेल्स को वो दाव पेच मालूम ही नहीं है उस पहलवान से लड़ने के, जो पहलवान आ रहा है अज्ञात शत्रु है जिससे लड़ने का दाव पेच आपकी बॉडी को नहीं पता है। तो हो सकता है वो नॉकआउट कर दे और हो सकता है वो सीख के लड़ते लड़ते जैसे तैसे आपको ठीक कर ले। ठीक कर भी लेगी ना तो भी नुकसान तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर वो वैक्सीनेशन हो गया है तो क्या हुआ, वो दाव पेच आपको पता लग गए हैं, तो आप एटलीस्ट फाइट करेंगे और उसको मार भी सकते हैं अगर आप सीख लिए हैं तो वैक्सीनेशन के ये फायदे होते हैं। अब वो अपनी जगह पे है सब कुछ, लेकिन क्या हम अपनी बॉडी को इतना फिट रख सकते हैं कि वो हर वायरस को, हर चीज को, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करे और उसके अपोजिट में डिफेंस सिस्टम दे दे और हर चीज से लड़ सके? यस यू कैन। आज से 50 साल पहले भी तो लोग करते थे, और वो क्या था, वो बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा। जो खाना हम खाते थे और जो खाना हम खाते थे और जो खाना हम खाते हैं, इसमें जो गैप आ गया है, इस गैप को कहते हैं न्यूट्रिशनल गैप, और इस न्यूट्रिशनल गैप की वजह से जो डिजीज होती है उन बीमारियों का नाम है लाइफस्टाइल डिजीज। हेयर फॉल, आई साइट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लंग से रिलेटेड डिजीज, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, नी जॉइंट, कमर का दर्द, बैक एक, स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी जो बीमारियां हैं ये वो बीमारियां हैं जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज का नाम देते हैं। ये बीमारी अगर हो गई तो हो गई, बॉडी के साथ ही जाती हैं। दवाई खाते रहोगे ठीक रहोगे, दवाई बंद कर दोगे तो बीमारियां नहीं, दोबारा से आपको अटैक करना शुरू कर देंगी। ये बीमारियां क्यों हुई? क्योंकि वो गैप आ गया है। उस गैप को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? वह खाना खाओ जो खाना चाहते हो, और वह खाना छोड़ दो जो खाते हैं। जो खाना खाना चाहिए, इनफैक्ट मैं सिंपल वर्ड लिखूं, जो खाना खाना चाहिए और जो खाते हैं उसमें गैप आ गया है, तो वह खाना खाना शुरू कर दो जो खाना चाहिए, और वह जो खाते हो उसे छोड़ दो। अब वो पॉसिबल नहीं है, तो उस गैप को दूर करने के लिए एक जो एड ऑन किया गया है उसका नाम है सप्लीमेंट, यानी फूड को सप्लीमेंट के रूप में लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, इस इंडस्ट्री में लोग पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे खाने में से किन किन चीजों की कमी हो गई है। अगले 15 से 20 मिनट में हम अपने अपने सेशन को फिनिश करेंगे। सो सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन हमको चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए डेली, एक एवरेज आदमी को। एक दूध पिलाने वाली माँ को या एक गर्भवती महिला को 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट डेली चाहिए। एक बच्चे को या स्पोर्ट्समैन को भी 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट डेली चाहिए होता है।
अगर कोई बहुत ज्यादा जिम या एक्सरसाइज करता है तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक रिक्वायरमेंट होता है। तो एवरेज अगर मैं बात करूं तो 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन हमें रोजाना चाहिए ही चाहिए। अगर हम अपनी एक कंप्लीट थाली देखें जिसमें दोनों टाइम हम दाल खाते हैं, दोनों टाइम हम दूध पीते हैं, दोनों टाइम हम 4 से 6 चपाती सुबह, 4 से 6 चपाती शाम को खाते हैं, तो हम 30 से 35 ग्राम प्रोटीन रोज ले रहे हैं। और अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, दोनों टाइम नॉन वेज भी ले रहे हैं, तो हम 40 से 45 ग्राम प्रोटीन तक ले रहे हैं। इसका मतलब हर दिन हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी आ रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रोटीन की क्वालिटी क्या होती है। प्रोटीन को ना तो बॉडी स्टोर करती है, ना ही बॉडी बनाती है। प्रोटीन हमें खाने पीने से ही लेना पड़ता है एमिनो एसिड के रूप में, और वो एमिनो एसिड डिसाइड करते हैं कि उस प्रोटीन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सो क्वालिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 9 एमिनो एसिड होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, एंड 13 एमिनो एसिड होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। ये 13 और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जब बॉडी में मिलते हैं तो 100% डाइजेस्टिव एंड मिलियंस ऑफ टाइप के प्रोटीन्स बॉडी बनाती है। इनकी प्रेजेंस में अगर ये 9 और ये 13 एक साथ मिल गए हैं तो 100% डाइजेस्टिव प्रोटीन बनता है। इससे आपको समझ आएगा क्वालिटी और आपकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। इनको ऐसे समझ सकते हैं हम, इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं 26, उनमें से 5 वोवेल्स होते हैं। अगर उन 5 वोवेल्स में से 2 को हटा दिया जाए तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे। 5 के 5 को हटा दिया जाए तो बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे। इसी तरह से इन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड में से अगर कुछ एमिनो एसिड हटा दिए जाएं तो बहुत सारे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। हर ऑर्गन की अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है। क्या करता है प्रोटीन? प्रोटीन बॉडी में जाके बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से काम करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है। एक सेल जब डेड होती है तो उसकी जगह नई सेल बनाने में सबसे बड़ा रोल प्रोटीन का होता है। जैसे घर को बनाने में सबसे बड़ा रोल दीवारों को बनाते टाइम पे ईंटों का होता है, ब्रिक्स का होता है, वही रोल हमारी बॉडी में सेल्स को बनाते टाइम पे प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड होती है इन एमिनो एसिड से। सो अनफॉर्चुनेटली किसी भी वेजिटेरियन या किसी भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ये 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड एक साथ नहीं मिल पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें जितना मिलता है उतना ले लेते हैं। एवरेज ये देखा गया है कि हमारी डाइट में 4 से 5 एमिनो एसिड मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज 36% प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, जो नॉर्मल प्रोटीन हम खाते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 40 और 45 डॉक्टर रिकमेंड कि प्रोटीन कम कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो 36% प्रोटीन ही बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्ट ऑफ प्रोटीन हमारी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड होता है, उसकी वजह से बाहर फेंकना पड़ता है। हमारे लिवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है क्योंकि बचपन से काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन्स मिल नहीं रहा है, तो अनडाइजेस्टिव प्रोटीन्स को बाहर फेंकना पड़ता है। और अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, स्ट्रेस है, खाना खाते ही सो जाते हैं, तो लिवर ऑलरेडी फैटी हो गया है, तो वो मेटाबॉलिज्म रेट और इफेक्टेड हो रहा है, वजन भी बढ़ेगा, नी जॉइंट में और हाथों में और जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड्स यूरिक एसिड भी क्रिएट करते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का प्रॉब्लम डाउट रहता है, इसलिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं प्रोटीन कम कर दो। कई लोगों को मिथ है कि प्रोटीन ज्यादा लेने से तो वजन बढ़ जाता है। अरे भैया, ज्यादा प्रोटीन आप कम या ज्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा है, आप पचा कितनी रहे इसका फर्क पड़ रहा है। अब ये किस पे डिसाइड होगा? अगर ये 9 के 9 मिल जाते तो ये 100% डाइजेस्टिव हो जाता। तो हमें ना केवल सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन चाहिए, बल्कि ऐसा प्रोटीन चाहिए जिसमें ये 9 के 9 अमीनो एसिड हो। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जहां से मिलेंगे वहां से प्रोटीन 100% डाइजेस्टिव होगा। तो अगर किसी तरह से अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट काम करेगा, आपकी नई सेल, हेल्दी सेल बनेंगी, और आपका लिवर, आपका किडनी और आपका होल बॉडी सिस्टम दोबारा से रिजुविनेट हो जाएगा और आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो माय पॉइंट नंबर 1 कि हमें प्रोटीन की एक्स्ट्रा जरूरत है और 9 एसेंशियल एमिनो एसिड वाले प्रोटीन की जरूरत है। नाउ विटामिन एंड मिनरल्स की अगर मैं बात करूं, विटामिन एंड मिनरल्स का रोल क्या होता है? बहुत सारे रोल होते हैं, मैं 2-3 रोल के माध्यम से समझाऊंगा। आजकल विटामिन सी का बड़ा चलन चल रहा है, विटामिन डी का बड़ी बात सुनने को मिल रही है, हर तरफ विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी हो रहा है। दो बहुत ही क्लियर चीज बताऊंगा, विटामिन सी करता क्या है, विटामिन और मिनरल्स करते क्या है, उसको जल्दी से क्लोज करेंगे। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरह के होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, यानी जो वाटर में जाके स्टोर होते हैं और जो फैट में जाके स्टोर होते हैं। तो जो वाटर में जाके स्टोर होते हैं उन्हें आप
हर 3 घंटे बाद आपको लेना पड़ेगा। जो फैट सॉल्युबल हैं उन्हें आप 2 दिन 3 दिन नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो बार बार लेने पड़ते हैं और 3 से 4 घंटे पे लेने होते हैं। एग्जाम्पल मैं विटामिन सी का ले रहा हूं। ये विटामिन सी करता क्या है? विटामिन सी को अगर हम देखेंगे तो विटामिन सी बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? अगर मैं आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का एटम है, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज ग्लूकोज बर्न नहीं होगा, और ग्लूकोज बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं निकलेगी। तो जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ एनी सेल। सो अगर आपका सेल है, एक हेल्दी सेल है, उसमें ऑक्सीजन का एटम ये है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक हेल्दी एंड बैलेंस सेल है। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मींस जब आप खाना खाएंगे तो खाना डाइजेस्ट होगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज बर्न होगा। इस प्रोसीजर में यूटिलाइज होती है ऑक्सीजन और वहां एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाता है। अब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया तो जो रेस्ट जो सेल है उसमें ये पोजीशन रह गई, एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया। तो जो ये हेल्दी सेल है बगल में ये फ्री रेडिकल बन गया है, ये सेल अनस्टॉपेबल एक पागलों की भांति एक्टिविटी करती है और ये कहीं भी टकराएगी। तो ये क्या करेगी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चोरी करने की कोशिश करेगी और इस अपनी ऑर्बिट को पूरा करना चाहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ये वाइब्रेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेगी यहां से तो जरूरी नहीं है वो इलेक्ट्रॉन यहां फिट हो जाए, ये सेल भी फ्री रेडिकल बन गई, ये सेल भी फ्री रेडिकल बन गई, ये डबल से नुकसान हो गया। और ये जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस, ये 2 सेल मिलके अगली 2 को, वो 4 मिलके 4 को, 16 मिलके 16 को, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चलता है। रेड ब्लड सेल्स में हो गया तो ब्लड कैंसर, ये कहीं जाके चिपक गई, डब्ल्यूबीसी उसे हटाने का काम कर रही है, डब्ल्यूबीसी हटा नहीं पा रही है, ट्यूमर बन गया तो एक ट्यूमर हो गया कैंसर का, बोन पे जाके चिपक गई तो बोन ट्यूमर हो गया। बहुत सारे जो बीमारियां होती है जुकाम से लेके कैंसर तक, आंख में अगर ये अटैक हो गया है फ्री रेडिकल अटैक तो कैटरेक्ट हो जाएगा, काला पानी हो जाएगा, बाल पे हो गया तो हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर हार्ट पे हो गया है तो कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी की शुरुआत फ्री रेडिकल अटैक से ही होती है, और ये अटैक करोड़ों की मात्रा में रोज हमारी बॉडी पर हो रहे होते हैं। तो सवाल ये आता है जब ये हो रहे हैं तो सबको कैंसर क्यों नहीं होता या सबको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान को ये बात पता थी कि बंदा को जब ऑक्सीजन लेगा तो ये सिस्टम बनेगा। भगवान ने बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नाम की एक प्रॉपर्टी बना के भेजी थी। उसका क्या मतलब था कि एक ऐसी चीज जिसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऑक्सीजन एटम में 9 इलेक्ट्रॉन है, वो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे काम कर रहे हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर है उसके पास, जैसे ये घटना घटी वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। अब सवाल ये आता है कि साहब चोरी करके क्यों नहीं बैलेंस हुआ, डोनेट करने से कैसे बैलेंस हो गया? इसको समझने के लिए हम समझेंगे एक सत्संग भवन के सामने आप गए हुए हैं और वहां 100 लोग अंदर बैठे हैं और 100 के 100 लोगों ने अपने जूते या चप्पल बाहर उतार दिए हैं। लाइन में सारे जूते चप्पल उतरे हुए हैं। एक पहली चप्पल को या जूते को कोई डॉगी उठा ले गया। अब जब अंदर से पहला व्यक्ति निकल रहा है और वहां अंधेरा है, उसने आया और उसने पैरों में डाला और जैसे चप्पल उसके पैरों में जो भी आई उसने वही चप्पल एक अपनी पहनी, एक दूसरे की पहनी और चला गया। दूसरे ने भी क्रम से अपनी चप्पल उतरी हुई थी, क्रम से ही पहनते चले गए लोग। अब जब घर पे पहुंचेंगे तो कितने लोगों की चप्पल या जूते सही मिलेंगे? किसी के भी नहीं। सारे के सारे लोगों के जूते या चप्पल गलत या बदल चुके होंगे, गलत होंगे। लेकिन अगर जैसे ही पहली चप्पल उस डॉगी ने उठाई थी उसी टाइम पर कोई आदमी एक और चप्पल वहां गिफ्ट कर देता, गलत भी गिफ्ट कर देता, तो एक ही आदमी की चप्पल तो खराब होती, बाकी तो ठीक हो जाते। लेकिन वो जब गिफ्ट कर रहा है तो एक ऐसी चप्पल गिफ्ट करेगा जो ठीक होगी, उसी के बैलेंस की होगी। इसी तरह से डोनेट करने से प्रक्रिया फुलफिल होती है और ये भी बैलेंस होता है और ये भी बैलेंस होता है। इसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, फैट सॉल्युबल भी होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो एंटीऑक्सीडेंट है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो हर 3 घंटे में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और उसमें जो सबसे प्राइम नंबर पे आता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होती हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये विटामिन सी क्या कर रहा था? एक लेख मैंने पढ़ा कि विटामिन सी एक्स्ट्रा डोज लेने से नुकसान भी होगा। क्या नुकसान होता था? अब
ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में, केमिकल सिंथेटिक बेस लेने में और ऑर्गेनिक लेने में क्या अंतर है? वो प्रोटीन के ऊपर भी है, विटामिन मिनरल्स के ऊपर भी है। तो हम कैसा सप्लीमेंट लें? ऑर्गेनिक सप्लीमेंट लें या सिंथेटिक सप्लीमेंट लें? फार्मास्यूटिकल में जो आ रहा है वो लें या जो न्यूट्रासिटिकल में आ रहा है वो लें? कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए? तो पहली चीज तो उसकी गुणवत्ता का पता, जैसे प्रोटीन के केस में हमने 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स लगाई। दूसरा जो पैरामीटर है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का क्या फायदा होता है और सिंथेटिक का क्या फायदा होता है? विटामिन सी के एग्जांपल से समझेंगे। कोशिका में एक बार में 40 mg से ज्यादा विटामिन सी एंट्री करेगा ही नहीं। अगर 40 mg से ज्यादा आपने दिया तो ये न्यूक्लियस को भी फाड़ सकता है, जिससे वो सेल डेड हो सकती है। और एक साथ एक सेल नहीं, करोड़ों सेल बस्ट होती हैं, डेड होती हैं। तो एक्स्ट्रा डोज ऑफ विटामिन सी नुकसान भी कर सकती है। और सिंथेटिक विटामिन सी का क्या होता है? वो जैसे ही बॉडी में ली जाती है वो स्पाइक देती है पूरी, और फिर वो नीचे चली जाती है। यानी 3 से 4 घंटे में तो वो वैसे ही बॉडी से बाहर निकलना था, लेकिन सिंथेटिक होने की वजह से उसने स्पाइक दिया और वो नीचे आ गया। वो हो सकता है 30 मिनट में ही उसने अपना काम कर दिया और वो बेकार हो गया। ऑर्गेनिक अगर नेचुरल होता तो एटलीस्ट वो 3 घंटे बॉडी में रहता और वो इस पोजीशन में रहता। तो नेचुरल खाने से और सिंथेटिक खाने का ये अंतर होता है, पहली चीज। अब अगर आपके पास ऑर्गेनिक सोर्स है और एक ऐसा विटामिन सी है जिसका आपने सस्टेन रिलीज डोज ले लिया है, जो किसी तरीके से 40 mg हर घंटे पर रिलीज कर रहा है, तो आपकी बॉडी को पहली बात तो ऑर्गेनिक होने की वजह से रेगुलर स्टेमिना मिल रही है, रेगुलर स्ट्रेंथ मिल रही है, और अगले 10 घंटे तक के लिए आप फ्री हो गए, हर 2 घंटे पे नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसी अच्छे सप्लीमेंट और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट होने का और सिंथेटिक सप्लीमेंट होने का। तो ये आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लाइफ में किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फैट सॉल्युबल में सेम प्रोसीजर होता है, वो फैट के अंदर हो रहा होता है। और फैट सॉल्युबल जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें विटामिन ए आता है, उसमें विटामिन ई आता है, उसमें सेलेनियम आता है, उसमें कई अलग अलग विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल भी हैं, लेकिन प्रोसीजर उनका यही है। कुछ और मिनरल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कैल्शियम है, जैसे आयरन है। अब कैल्शियम के ऊपर एक बड़ा मिथ है कि कैल्शियम अगर मुझे फिट रखना है तो मुझे दूध पीना होगा, और दूध पीते ही लोग कैल्शियम की वजह से हैं। अब आपको एक बड़ा मिथ तोड़ता हूं यहाँ पे। जिन देशों में कैल्शियम दूध पाया ही नहीं जाता, वहां किसी को ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, और जिन देशों में दूध बहुत होता है उन देशों में ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा है। क्या रीजन है साहब इसका? दूध, आप कितना कैल्शियम खा रहे हैं इस बात से आपका बॉडी कैल्शियम हड्डी फिट नहीं रहेगी, आप कितना कैल्शियम हड्डियों के अंदर डिपॉजिट रख के रख पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो दूध के सोर्स से कैल्शियम लिया जाता है, पहली बात तो उसे बॉडी स्टोर ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाती है, और उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता। और जो नेचुरल सोर्स से लिया जाता है उसमें मैग्नीशियम इनबिल्ड आता है। अब जब से घरों में आरओ वाटर आए हैं तब से लोग कहते हैं वो मिनरल वाटर है। वो मिनरल वाटर नहीं है, वो नॉन मिनरल वाटर है। मिनरल्स को बाहर फेंक देता है, बचाओ पानी हम पीते हैं, वो आरओ वाटर है। अगर आप सीधा टैप वाटर पिएंगे तो उसमें आपको एमिबेसिस हो सकता है और बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप आरओ वाटर पिएंगे तो उसमें से मिनरल्स निकल गए हैं। तो उसका इलाज क्या है? पीना तो आरओ वाटर ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे फिट रखना चाहते हैं अपने आप को, तो साथ में आपको सप्लीमेंट के रूप में वो मिनरल्स लेने होंगे अगर आपको फिट रहना है। तो ये मैंने बॉडी बोन का एक स्ट्रक्चर बनाया। अगर आप स्ट्रक्चर निकालेंगे, इसके अंदर ये कैल्शियम डिपॉजिट रहता है, और जितना ज्यादा कैल्शियम इनके अंदर रहेगा डिपॉजिट, ये हड्डी उतनी ही मजबूत रहेगी। लेकिन इस कैल्शियम को यहाँ रोक के रखने का काम है विटामिन डी का एंड मैग्नीशियम का, और ये दोनों ही चीजें हमारी डाइट में से खत्म हो गई हैं। सबसे ज्यादा जो कमी आई है अभी पिछले दिनों में, वो आई है आयरन की, विटामिन डी की और मैग्नीशियम की। तीनों ही डेफिशिएंसी है लोगों के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, आप कितना ही कैल्शियम खा लो, हड्डी में जाएगा और बाहर निकल जाएगा, जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो आप दूध कितना पी रहे हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना स्टोर रख के रख पा रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। तो जो भी कैल्शियम सोर्स हो, पहली बात तो वो सोर्स होना चाहिए नेचुरल, ऑर्गेनिक। दूसरा, वो चट्टानों से हो या पानी से हो या पानी के अंदर रहने वाली चीजों से निकला हुआ कैल्शियम हो, और उसमें मैग्नीशियम इनबिल्ड होना चाहिए, विटामिन डी इनबिल्ड होना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा विटामिन डी की बात चल रही थी, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो उसकी कमी से और बहुत सारी कमी, 32 डिजीज होती है विटामिन डी की कमी से भी। लेकिन आप सिंथेटिक विटामिन डी खाओगे तो उसकी वजह से भी वो टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसकी वजह से भी कई चीजें हो सकती हैं। तो आप ऑर्गेनिक सोर्स की तरफ प्रेफर करें अपने आप को, और ऐसे सोर्स से खाएं जहां से तीनों चीजें आपको मिल पाए।
राइट। ये एक एग्जांपल हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी का लिया। एंड अगला एग्जांपल मैं आयरन का लेना चाहूंगा। आयरन क्या करता है बॉडी में? आपने एक वर्ड सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन माने प्रोटीन। प्रोटीन की तो बात हमने कर ली अभी। तो बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, मतलब प्रोटीन और आयरन दोनों कम है। तो आयरन तो हम खा लेते हैं, प्रोटीन नहीं खाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आज के बाद। आयरन का रोल क्या है? आयरन इज ए व्हीकल, आयरन इज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। आयरन क्या करता है? आयरन टोटल बॉडी में 4 ग्राम पाया जाता है। आयरन आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर मिला, 80% आयरन ब्लड में होता है। आप जब ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे, आप बहुत सारी जितनी भी हवा यूनिवर्स में है वो सारी आपकी बॉडी के अंदर जा रही हैं। उसमें से ऑक्सीजन को मैग्नेट की तरह से आयरन अपने ऊपर लोड करता है और पूरी बॉडी में जाके सप्लाई करता है। सप्लाई क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए बॉडी के हर पार्ट को। क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन होगा तभी तो ग्लूकोज बर्न होगा, ग्लूकोज बर्न होगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तभी तो सेल के अंदर जाएगी, तभी तो हम एनर्जाइज्ड रहेंगे, तभी तो नई सेल बनेगी। तो प्राणवायु कैसे है ऑक्सीजन? क्योंकि वो हर सेल को जिंदा रखे हुए है। आयरन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब आयरन कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई वीक पड़ जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई वीक पड़ जाएगी तो सेल लेथार्जी रहने लग जाएगी, सेल एनर्जाइज नहीं रहेगी, हम लेथार्जी हो जाएंगे, हम एनर्जाइज नहीं रहेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। और कम हो जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, सेल डेड होने लग जाएंगी, बॉडी भी डेड हो जाएगी। तो आयरन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहाने के दौरान, बाल कटने के दौरान, नेल्स के दौरान, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के दौरान 15 से 20 mg आयरन हर दिन हमारा लूज हो जाता है। लेडीज का साइकिल के दौरान 15 mg आयरन पर डे के हिसाब से 60 to 80 mg आयरन पर मंथ एक्स्ट्रा लूज होता है। तो उनको ज्यादा चाहिए और उनकी बॉडी डाइजेस्ट कम करती है और वो खाना भी कम खाती हैं, तो उनको डबल आयरन की जरूरत है। तो प्रोटीन और आयरन इसलिए लेडीज के केस में ज्यादा दिया जाता है। सिंथेटिक आयरन लोगे तो वो नोजिया का काम करेगा। आप मार्केट में जितने आयरन के कैप्सूल है उनको मैग्नेट से चिपका के देखिए, वो मैग्नेट से चिपक जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर वो एलिमेंट है जो लिवर को, इंटेस्टाइन को, किडनी को इन्फेक्टेड करेंगे। एंड जब आप आयरन की गोली खाते हैं तो आपने देखा होगा आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग का मन होता है, स्टूल ब्लैक हो जाता है। ये साइड इफेक्ट है उसके, क्योंकि वो एक रिएक्शन है छोटा, लेकिन बहुत माइनर लेवल पे हो रहा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो अगर आपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना है तो आपको ऑर्गेनिक सोर्स की तरफ जाना चाहिए, आपके खान पान पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो खान पान वो नहीं है तो आपको सप्लीमेंट के रूप में जाना पड़ेगा, लेकिन सप्लीमेंट भी आपके पास ऑर्गेनिक होने चाहिए, वो सप्लीमेंट होने चाहिए जो आपको नुकसान ना पहुंचाएं, साइड इफेक्ट ना दें। तो इस तरह से हमने कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स की बात की। सो विटामिन, मिनरल्स, 13 विटामिन और 11 मिनरल ऐसे हैं जो हमें हर दिन हर डाइट में लेने ही लेने होते हैं। प्रोटीन हमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड हमारी बॉडी में होने ही चाहिए। और विटामिन मिनरल्स की मैंने बात की, प्रोटीन की बात की, फैट की बात रह जाती है। तो फैट खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। खराब फैट वो है जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल। इन दोनों का एक रेशियो है, आज की डेट में वो रेशियो बढ़ गया है, उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, पार्किंसंस का खतरा बढ़ जाता है, अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है, एंड ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेलियर की दिक्कतें हो जाती हैं। ये सब की वजह, बहुत बड़ा रीजन है हमारा वो गैप, हमारी वो एक्स्ट्रा टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर जो है। तो अगर हम उस गैप को दूर करें तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी बढ़िया कोलेस्ट्रॉल एचडीएल यानी ओमेगा 3 की डाइट अपनी डाइट में बढ़ा देनी चाहिए। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 1:5 होना चाहिए, ये 1:50 to 100 है। सो 1:5 करना कर इजी नहीं है, लेकिन उसका सबसे बढ़िया तरीका है जो तेल घी हम घरों में खाते हैं ये कम कर दें और ओमेगा 3 का सोर्स लेना स्टार्ट कर दें, तो हमारा वो बैलेंस बन जाएगा, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शंस हमारे प्रॉपर काम करेंगे, तो हम फिट रख सकते हैं। आइडियली अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फिट रहना है तो प्रोटीन डेली यानी विटामिन एंड मिनरल्स, एंड ओ माने ओमेगा, प्रोटीन डेली, ओमेगा अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर देते हैं तो आप ओपीडी से अपने आप को दूर रख सकते हैं। ये बेसिक फिनोमिना है अगर अपने आप को फिट रखना है तो। एक्सेस जरूरत है तो आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। अब जहां पे सवाल आता है कि हम ये इतने सारे विटामिन, मिनरल्स और ये सब कहां से लें, कैसे लें, कौन सा सप्लीमेंट लें, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे कि आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए और किन सप्लीमेंट्स की वैल्यू और किन सप्लीमेंट के पास हम रिलायबल कर सकते हैं। तो आई एम बेसिकली एसोसिएटेड विद न्यूट्रीलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ।
इनका जो बेसिकली जो फंक्शन है वो क्या है, न्यूट्रलाइट क्यों वन ऑफ द बेस्ट है। न्यूट्रलाइट कैटेगरीज में तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बट न्यूट्रलाइट ही क्यों, व्हाई न्यूट्रलाइट? न्यूट्रलाइट इज द ओनली ब्रांड व्हिच डज इट सोइंग टू हार्वेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टू मार्केटिंग बाय इटसेल्फ। मतलब सीड से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, मार्केटिंग तक, एवरीथिंग डन बाय देम। इनके पास करीब 10,000 एकड़ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जहां पर 150 से 200 साइंटिस्ट फार्मिंग करके उसको डेवलप करते हैं, उन फर्टिलाइजर्स को, और उनको इस्तेमाल किया जाता है जो नेचुरल है, कोई भी केमिकल सिंथेटिक इस्तेमाल नहीं किए जाते। सॉइल मैनेजमेंट किया जाता है, क्रॉप मैनेजमेंट किया जाता है, पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, गुड बग्स होती हैं जो खराब बग्स को खा जाती हैं और अपने फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इरिगेशन प्रोसीजर बहुत हायर लेवल का है, डिहाइड्रेट इन लो टेम्परेचर, यानी इनको बहुत ही लो टेम्परेचर पर इनका पानी और इनका फाइबर अलग किया जाता है। जीएमपी मतलब इनके सीड की वो क्वालिटी जो नेचर की थी वही रखी जाती है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। अगर फूड ग्रुप्स देखें तो मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर, माइक्रो में विटामिन, मिनरल्स, हमने फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात की, ये सारे इंग्रेडिएंट आपको इनके पास से मिल सकते हैं। हमारे पास फाउंडेशन कैटेगरी में डेली मतलब विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल प्लांट प्रोटीन मतलब प्रोटीन पाउडर जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो 100% डाइजेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टिव अमीनो एसिड्स को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सैल्मन ओमेगा 3 जहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फाइबर यानी अगर आप फाइबर नहीं खा पा रहे हैं खाने में तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा फाइबर ले सकते हैं। कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के द्वारा आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। एसेंशियल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विद ईस्ट है, विटामिन सी है, कैलमैक-डी जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम विद विटामिन डी आता है, चेरी आयरन है जिसमें 100% ऑर्गेनिक आयरन आपको मिलता है, जिसका कोई नौजिया नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लाइफस्टाइल अगर हमारा ऐसा है जिसकी वजह से हमारे नी जॉइंट प्रॉब्लम है, हमारे को एलर्जी रहती है, हमारा रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम इन्फेक्टेड है, स्टेमिना चाहिए एंड कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करना है, गार्लिक है, बायोटिन चेरी प्लस, ये सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हैं। एंटी एजिंग प्रोडक्ट में मिल्क थिसिल है जो लिवर के फैटी एसिड के और एंजाइम्स को बैलेंस करता है। कोएंजाइम Q10 जो हार्ट को आपके एनर्जी को मेंटेन करता है, हार्ट का स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है। मल्टी कैरोटीन जो आपकी आंखों के लिए स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है। विलवेरी विद ल्यूटेन जो आंखों का स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है। एंड वुमेन हेल्थ में एक ब्लैक कोर्स आता है जो आपको हार्मोन्स को बैलेंस करता है। किड्स रेंज में कंप्लीट फूड है, किड्स ड्रिंक, किड्स चेबल मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, किड्स चेबल CFB, एंड ये सारे प्रोडक्ट हैं। और हर्ब्स अपने आप में एक वरदान है। तुलसी जिसकी मदद से आप ना केवल रेस्पिरेटरी, साइनस, लंग्स तीनों की और होल बॉडी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। ब्राह्मी ब्रेन की मसल्स को, न्यूरॉन्स को बनाने में हेल्प करता है। अश्वगंधा वाइटलिटी देता है, होल बॉडी स्टेमिना मेंटेन करता है। ABH यानी टंग से लेके लार्ज कोलोन तक पूरे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। वशाका, मुलेटी एंड सुराशा आपके लंग्स, स्पेशली लंग्स के लिए, गले के लिए और रेस्पिरेटरी को ताकत देता है। मधुनाशिनी आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। एंड ये वो प्रोडक्ट हैं जो उनकी मदद से आप, ये यहाँ पे आपको प्रोटीन के कुछ फायदे दिए गए हैं। इन फायदों को आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। 100% प्लांट बेस्ड होता है, पूरा का पूरा सोया प्रोटीन आइसोलेटेड होता है। 100% 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिससे 100% डाइजेस्टिव हो जाता है। विटामिन एंड मिनरल्स, 13 विटामिन और 11 मिनरल्स एक टैबलेट के अंदर मिल जाते हैं, जिसका अगर कॉस्ट बात करूं तो एक सिगरेट के बराबर एक कॉस्ट आता है। एंड सैल्मन ओमेगा 3 जो वर्ल्ड बेस्ट ओमेगा 3 है, अंटार्कटिका ओशियंस के पास से अपनी पर्सनल सैल्मन फिश हैं जो अपनी पर्सनल हैचरीज में तैयार की जाती हैं और वहां से इनको निकाल के रखते हैं। एंड कैलमैक-डी जो हमारी खुद की लेक है, उन लेक में जहाँ पे नेचुरल तरीके से एल्गी तैयार की जाती है और उस एल्गी से बनाया जाता है इसको, जहाँ से विटामिन डी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं। एंड चेरी आयरन आपने देखा, इसके अंदर सबसे अच्छी बात है ये नेचुरल सोर्स से तैयार किया गया है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कौन कौन ले सकते हैं, कितना mg आयरन हमें मिल जाता है, किस तरीके से तैयार किया गया है, जो क्या टिश्यूज को किस तरह से डेरिवेटिव किया जाता है, वो सारा इसके अंदर है। और हमारी बॉडी को परफेक्ट आयरन डोज मिल जाती है। विटामिन सी मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन सी तो कमाल का है। 400 mg विटामिन सी आपको एक साथ दे दी जाती है, जिसे आप तोड़ के नहीं ले सकते, सीधा लेना होता है। बॉडी में जाके वो हर घंटे 40 mg आयरन विटामिन सी रिलीज करेगी, जो आपके आयरन मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करेगा, जो आपके लिवर को भी फास्ट करेगा और होल बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हुए आपके वायरस से लड़ने की ताकत लंग्स, रेस्पिरेटरी और नेजल और साइनस ग्लैंड के स्ट्रॉन्ग करते हुए देता है। ये अश्वगंधा जो स्टेमिना आप बता रहे थे, स्टेमिना बूस्टर, तुलसी जो इम्यूनिटी बूस्टर है, एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए स्पेशली वसाका मुलेटी सुरासा है जो लंग्स को स्टेमिना देता है।
एंड ये चॉकलेट ड्रिंक ये कंप्लीट फूड है जो बच्चों के लिए कंप्लीट, जो बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, पसी हैं, उनको दिन में 2 से 3 बार अगर आप एक एक स्कूप दे देते हैं तो उसके बाद वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये किड चोएबल है जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल बच्चों का है, जिसमें सारे विटामिन एंड मिनरल्स बच्चों को मिल जाते हैं। तो आप अगर एक टैबलेट विटामिन मिनरल्स की और चॉकलेट ड्रिंक दे देते हैं तो आप कंप्लीट पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। CFB के द्वारा आप 10 अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के एंटीऑक्सीडेंट दे देते हैं। तो ये कुछ 3 पॉइंट पर मैंने बात की आज। पहली जो पॉइंट था वो ये था कि क्या हमें हेल्दी रहने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरी हमने बात की कि क्या हमें हेल्दी रहने के लिए किसी और सप्लीमेंट की जरूरत है। यस, सप्लीमेंट की जरूरत है। सप्लीमेंट लें तो किन के लें, उसके ऊपर हमने बात की न्यूट्रीलाइट, क्योंकि न्यूट्रीलाइट वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं नंबर 1 है 1934 से। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन किन्हीं के हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आपको जानना चाहते हैं, कुछ भी क्वेरीज अगर आपकी हैं, सो आई एम सवाल पूछ सकते हैं। सो मेरा ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ओपीडी से दूर रहना चाहते हैं, तो पीडीओ को आजमा के आप इन सारी चीजों को ले सकते हैं। सो आज की मीटिंग हम ये सेमिनार ही समाप्त करेंगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है एंड जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया उनके नंबर्स आपके पास अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। एंड इसमें बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, और अपॉर्चुनिटी ये है कि इन सारे प्रोडक्ट्स की एजेंसी अगर आपको मिल जाए पैन इंडिया, तो आप सोचिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा डिमांड आ सकता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस 2 बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो डिमांड यहाँ पे ऐसी है कि हर आदमी को हर दिन हर घर में हेल्दी रहना ही रहना है, तो डिमांड तो हर दिन बढ़नी है। और उनकी एजेंसी अगर आपको मिल जाएगी तो आपके पास मौका है अपने बिजनेस को, अपने फ्यूचर को, ना केवल परिवार को हेल्दी रखते हुए बल्कि अपने आप को, अपने परिवार को हेल्दी बनाने का भी। सो आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी। ओवर टू करण। Thank you, sir. Thank you.